नमस्कार बच्चों, फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था अलाउद्दीन, इसी के अंतर्गत आज अपन आगे पढ़ेंगे अलाउद्दीन के प्रशासनिक व आर्थिक सुधार। इससे पहले अपन देखते हैं कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत क्या था। कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के। डॉक्टर इतिहासकार ईश्वर टोपा की धारणा है कि अलाउद्दीन के समय में राजत्व सिद्धांत को नवीन रूप दिया गया। वह केकुबाद व जलालुद्दीन के मानवीय प्रवृत्तियों पर आधारित राजत्व सिद्धांत को पसंद नहीं करता था। वह नहीं चाहता था कि सुल्तान की सत्ता पर जनता का नियंत्रण रहे। उसका विचार था कि जनता को सुल्तान की आज्ञा का पालन निर्विरोध करना चाहिए। वह अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त करना नहीं चाहता था। वह धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहता था। वह कहा करता था, राजा का कोई संबंधी नहीं होता तथा राज्य में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका सेवक है, जिसका कर्तव्य है कि अपने शासक की प्रत्येक आज्ञा का पालन कर अनुशासन बनाए रखे। वह तो राज्य सत्ता पर धार्मिक नियंत्रण रखने का भी विरोधी था। अतः अलाउद्दीन राज्य सत्ता को निरंकुश एवं उलेमाओं के प्रभाव से मुक्त रखना चाहता था। इस दिशा में उसने अपने राजत्व के सिद्धांत को धर्मनिरपेक्ष भी बनाने का प्रयास किया। वह नहीं चाहता था उलेमाओं वर्ग का राज्य के किसी भी मामले में हस्तक्षेप रहे। उसकी धारणा थी कि कानून सुल्तान की इच्छा है और उस पर वह निर्भर करता है। अलाउद्दीन कहा करता था कि तुर्क जन्मजात शासक है और प्रभुसत्ता पर उनका अधिकार है। अलाउद्दीन के समय में हजरत अमीर खुसरो एक अच्छा राजनीतिक विचारक था। उसने भी राजत्व के सिद्धांत पर पर्याप्त प्रकाश डाला है और सुल्तान अलाउद्दीन उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित भी हुआ था। उसने अलाउद्दीन के राजत्व को न्याय संगत बनाने तथा उसे ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। अमीर खुसरो की धारणा थी कि विजेता शब्द केवल विश्व विजेता द्वारा ही प्रयुक्त होना चाहिए और वह भी उस दशा में जबकि वह अपने विजित साम्राज्य को ज़्यादा समय तक कायम रख सके। अमीर खुसरो ने लिखा है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम तक धरती को अपनी तलवार की किरणों से आलोकित करता है, उसी प्रकार शासकों को भी विजय करनी चाहिए और उन विजयों को सुरक्षित रखना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत साम्राज्यवाद पर आधारित था और यह तथ्य उसकी भारत विजय से प्रमाणित हो जाता है। बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत किस पर आधारित था। तो अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत साम्राज्यवाद पर आधारित था। भारत में जो भी प्रदेश उसके द्वारा जीते गए, उन पर उसने अपनी राजनीतिक प्रभुता कायम की। इसीलिए अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को वास्तविक विजेता माना है। अमीर खुसरो की यह भी धारणा थी कि केवल विजेता ही राजत्व का उपयोग नहीं करता। उसने विजेता होने की अपेक्षा शासक के गौरव को कायम रखने पर अधिक जोर दिया और उसकी दृष्टि में वास्तविक शासक केवल अल्लाह था। स्पष्ट है कि अलाउद्दीन अपने राजत्व को अलौकिक रूप प्रदान करना चाहता था और अमीर खुसरो को भी यह तथ्य स्वीकार था। अमीर खुसरो ने लिखा है, उसके युग का विजेता अलाउद्दीन शासक के गुणों में सर्वोत्तम है। अतः न तो कलम और न जीभ ही उसकी शक्ति का वर्णन कर सकती है। इस प्रकार खुसरो ने ईश्वरीय गुणों से समानता देकर अलाउद्दीन के पद को पवित्र एवं दिव्य बना दिया है। अलाउद्दीन ने स्वयं काजी से कहा था, यद्यपि मैंने इल्म यानी विद्या अथवा किताब यानी कुरान नहीं पढ़ी है, तथापि मैं मुसलमान वंश का मुसलमान हूँ। उसके स्मारक चिन्हों से भी स्पष्ट होता है कि इस्लाम में उसको
उसकी आस्था नष्ट नहीं हुई थी, परंतु ये होते हुए भी अलाउद्दीन ने अपने राजत्व के सिद्धांतों को मुस्लिम सिद्धांत नहीं बनने दिया। अलाउद्दीन ने अपने राजत्व के सिद्धांत को देवी शक्ति का बाना नहीं पहनाया। इसके विपरीत वह ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। अलाउद्दीन यह भी समझता था कि उसका राजत्व जनता के स्नेह और भक्ति के अभाव में संभव नहीं, अतः उसने अपने राजत्व के सिद्धांत को जनता की दृष्टि में पवित्र और न्यायसंगत बनाने हेतु जनमत का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक समझा। निसंदेह अलाउद्दीन एक महान राजनीतिज्ञ था। वह प्रथम शासक था जिसने कि राजनीति में धन के महत्व को समझा। उसने देखा कि राजनीति में सबलता प्राप्त करने में संपदा एक महान शक्ति के रूप में प्रयुक्त होती है। यह बलबन की अतुल दौलत ही थी यह अलाउद्दीन की अतुल दौलत ही थी जिसके माध्यम से उसने अपने विरोधी व अन्य लोगों के हृदय जीत लिए थे। अतः उसने अपने राजत्व में धन को भी बहुत महत्व दिया है। जन कल्याण को भी अलाउद्दीन शासक का प्रमुख कर्तव्य समझता था। धन का जो उसने वितरण किया उसके पीछे उसका यह भी उद्देश्य था। निसंदेह अलाउद्दीन एक अच्छा शासक था, पर वह कुप्रशासन से अधिक महत्व सैनिकवाद को देता था। मंगोलों के विरुद्ध जो उसने सफलता प्राप्त की, इससे उसकी सैनिकवाद में धारणा और भी प्रबल हो गई थी। बलबन की भांति अलाउद्दीन भी आतंकवाद तथा निरंकुश शासन का प्रबल समर्थक था। इसीलिए उसने मंगोलों व अपने विरोधियों को समाप्त करने में आतंकवादी नीति अपनाई थी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन ने न तो जातीय श्रेष्ठता, न ही चुनाव अथवा खलीफा की स्वीकृति को ही चुना, वरना वह अपनी सैनिक शक्ति के सहारे ही एक निरंकुश शासक बना रहना चाहता था। आगे देखते हैं अलाउद्दीन का प्रशासनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन सल्तनत काल का प्रथम शासक था जिसने एक इतना विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अनेक प्रकार के संकटों के विद्यमान होते हुए भी एक सुदृढ़ प्रशासन प्रणाली के आधार पर उसे शासित किया। ये इसलिए संभव हो सका कि उसमें एक महान विजेता, एक महान प्रशासक तथा एक महान संगठनकर्ता के गुणों का सम्मिश्रण था। अतः उसकी उपलब्धियां प्रशासन के क्षेत्र में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अन्य क्षेत्रों में है। इन्हीं कारणों से अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ ख्वाइजुद्दीन फुतूह में अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का शासक बताया है। सुल्तान तत्कालीन अन्य मध्यकालीन शासकों की भांति अलाउद्दीन भी प्रशासकीय यंत्र का शिकार था। वह सेना का महान सेनापति और सर्वोच्च न्यायिक तथा कार्यकारिणी शक्ति का प्रमुख स्रोत था। अपने धर्मावलंबियों का नेता होने के अलावा वह सर्वसाधारण का शासक था। वह भी देवी सिद्धांत में विश्वास रखता था, अतः स्वयं को इस धरती का ईश्वर का नायाब समझता था। अपनी जनता से अपने आदेशों का पालन करवाना वह अपना परम धर्म समझता था। अतः स्पष्ट है कि वह निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासक था। इस प्रकार से देखते हैं कि लोगों के पास कोई आवश्यक दिल्ली के अन्य सुल्तानों की भांति अलाउद्दीन ने भी अब्बासी खलीफा का आदर किया तथा
उसके आदेशों पर इस्लाम का प्रसार तथा उसकी रक्षा की, परंतु वह कभी भी धर्म को राजनीति के ऊपर नहीं रखता था। दूसरा देखते हैं, मंत्रीगण। देश के प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने की दृष्टि से सुल्तान कई मंत्रियों को नियुक्त करता था। उन्हीं के द्वारा राजकार्य किए जाते थे। उसके ऊपर निगरानी का काम सुल्तान करता था। बरनी का कहना है कि उस समय 4 मंत्री राज्य के स्तंभ होते थे। वे थे, प्रथम दीवान ए वजारत, दूसरा था दीवान ए आरिज, तीसरा दीवान ईशा और चौथा था दीवान रसालत। मुख्यमंत्री के स्थान पर उस समय वजीर होता था। अपना कार्य करने के अतिरिक्त वह अन्य मंत्रियों पर निगाह रखता था। डॉक्टर A.K. लाल का कहना है कि इल्तुतमिश के समय से वजीर का महत्व घट गया था। अधिकारियों की दृष्टि से वजीर भी उस समय 2 श्रेणियों में विभक्त थे। पहला था असीमित शक्ति संपन्न वजीर, वजीरुत फतबीद। दूसरा था सीमित शक्ति वाला वजीर, वजीरुत तनफीज। मुस्लिम इतिहासकारों ने वजीर के पद को महत्वपूर्ण माना है। इसका कार्यकाल दीवान वजारत कहलाता था। इसका मुख्य कार्य था खालसा भूमि का राजत्व तथा अधीनस्थ राजाओं से कर वसूल करना। इसके अलावा वह प्रांतों में खर्च से शेष रहे राजत्व को वसूल करता था तथा प्रांतपतियों के कार्यों का लेखा जोखा लेता था। उसकी सहायता के लिए अन्य बहुत से कर्मचारी होते थे। उसके मंत्रालय के लेखा निरीक्षक विभाग की व्यवस्था लेखापाल और मुस्तौफी मुमालिक करते थे। अलाउद्दीन ने इस पद पर अनुभवी व्यक्ति ख्वाजा खारिद को नियुक्त किया। ख्वाजा खारिद एक कुशल दीवानी प्रशासक भी था और साथ ही वह एक सैनिक व्यक्ति भी था। वजीर के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण स्थान दीवान आरिज यानी युद्ध मंत्री का होता था। उसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना तथा उनको वेतन बांटना था। समय समय पर वह एक सेना का निरीक्षण करता था तथा उसकी साज सज्जा की व्यवस्था भी करता था। कभी कभी वह युद्ध के समय सेना के साथ युद्ध में भी जाता था। वह एक सेनानायक का कार्य नहीं करता था। तीसरा था दीवान ईशा का कार्य शाही उद्घोषणाओं और पत्रों का विषय तैयार करना होता था। स्थानीय अधिकारियों के साथ वह पत्र व्यवहार करता तथा सरकारी कार्यों का रिकॉर्ड रखता था। उसकी सहायता के लिए अनेक सचिव होते थे जो उस समय वजीर कहलाते थे। मुख्य वजीर को साधारण दीवान ए मुमालिकात कहा जाता था। अलाउद्दीन ने इस पद पर कबीरुद्दीन को नियुक्त किया था। उसकी योग्यता व बुद्धिमत्ता की बरनी ने बहुत प्रशंसा की है। नेक्स्ट चौथा मंत्री था दीवान रसालत। चौथा मंत्री होता था, उसका कार्य विदेशी विषयों की देखभाल करना था। जो पत्र व्यवहार विदेशों के शासकों से होता था उसका प्रारूप वह तैयार करता तथा जो राजदूत विदेशों से आते उनसे वह संपर्क करता था। वह यह नहीं बताता कि इस पद पर सुल्तान ने किसको नियुक्त किया है। बरनी इस विषय में मौन है। इससे अनुमान होता है कि संभवतः सुल्तान स्वयं ही इस पद के कार्य को संपन्न करता था। नेक्स्ट आते हैं शाही गृहस्थी के अधिकारी। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।